I hope I'm audible. So, good evening, guys. My name is Akash Chawda, and I have secured All India rank 777 in UPSC CSE 2024. This was my fourth attempt, and इसके पहले मैं रेलवे मैनेजमेंट सर्विस में था. मेरी प्रिपरेशन की शुरुआत अगर मैं बताऊं तो मैंने 2018 में ग्रेजुएशन करने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की थी. 2019 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, पर तो फिर तब से ही मैंने तो प्लान बी का सोच लिया था, स्विच टू स्टेट पीएससी, एंड उसमें मेरा जीएसटी इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ था. तो एज अ जीएसटी इंस्पेक्टर मैंने 2 साल जॉब की और प्रिपरेशन भी चालू रखी, और एट द सेम टाइम मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया था रेलवे मैनेजमेंट सर्विस में. फ़िलहाल मैं अभी ईओएल पे हूँ और फॉर्चुनेटली एक अच्छा रिज़ल्ट आया है. तो या सो दैट वाज अबाउट माय brief intro. Now I will try to address some common questions about UPSC preparation. And yeah, first of all, I will like to thank UPSC Times India to invite me on this platform so I can share my strategy and hopefully मेरे जो भी लिमिटेड एक्सपीरियंस है वो आपको कुछ हेल्प करेगी. तो मेरी जर्नी काफ़ी लंबी रही फ्रेंड्स. 2018, so way back almost 7 years. There were so many ups and downs, and yeah, there were so many moments where I was like कि होगा कि नहीं होगा. But fortunately, अगर आप धैर्य से काम करते हैं और कमिटमेंट के साथ काम करते हैं तो यस, सक्सेस डेफिनेटली मिलती है. एक क्वेश्चन है कि जब सिलेक्शन हुआ तो मुझे कैसे पता चला. तो मैं तो मतलब सो रहा था और अचानक मेरे फ्रेंड ने कॉल किया कि बट मैंने वो उठाया नहीं क्योंकि मुझे पता था रिज़ल्ट आने वाला है. तो मैंने वो कट करके फिर यूपीएससी की जो भी वो ग्रुप वाले होते हैं टेलीग्राम में, वहाँ पे जाके देखा तो वो पीडीएफ थी. वहाँ पे मैंने देखा तो या देयर वाज माय नेम इन दैट गोल्डन होली पीडीएफ, एंड आई वाज वेरी हैप्पी. मैं रोने लगा था और मेरी फैमिली को मैंने बताया कि आई गॉट सिलेक्टेड, एंड वो भी सारे काफ़ी इमोशनल हो गए थे. इवन मेरे जो गार्जियन फादर है वो भी रोने लगे थे, एंड एवरीवन वाज क्राइंग ऑलमोस्ट 5-10 मिनट्स. सब रो ही रहे थे, किसी को पता नहीं था कि क्या हुआ है. एवरीवन वाज सो हैप्पी, एंड दैट मोमेंट विल बी ऑलवेज इन माई माइंड, एंड मैं कभी नहीं भूल सकता. और मेरी सक्सेस की क्रेडिट अगर मैं दूँ तो पूरी वो क्रेडिट है वो मेरे जो गार्जियन पेरेंट्स है उसको ही मैं दूंगा. उसने ही मुझे अच्छे से पढ़ाया, अच्छे से मुझे जो मेरे सपने थे उसको आकार देने में उसकी ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है. अगर मैं मेरा ब्रीफ बैकग्राउंड बताऊं, सोशल बैकग्राउंड, तो मैं पहला ग्रेजुएट रहा हूं मेरे फैमिली में और कोई गवर्नमेंट सर्विस में नहीं था. तो आप सोच सकते हो, और एक विलेज से मैं बिलोंग करता हूं, गुजरात के गिर सोमनाथ के एक विलेज से. तो वहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं है रिगार्डिंग प्रिपरेशन, किसी को नहीं पता. इवन वहाँ पे कलेक्टर और कंडक्टर में भी कोई डिफरेंस नहीं जानता है. ऐसा है, मेरे साथ हुआ है प्रिपरेशन के दौरान. कई ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं, मैं शायद आपको शेयर करूँगा आगे. तो जो कम्प्लीटली जो क्रेडिट है वो मेरे गार्जियन पेरेंट्स को ही मैं दूंगा, और उसका जो सपोर्ट था, उसका मेरे अंदर जो फेथ था, उसकी वजह से ही मैं ये अचीव कर पाया. सो आई एम जस्ट थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू माई फैमिली कि उसने मुझे कंटिन्यूस सपोर्ट प्रदान किया, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर. और अगर अब हम डायरेक्टली प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी पे जाएँ तो व्हाट वाज माय अप्रोच रिगार्डिंग प्रीलिम्स. तो प्रीलिम्स इट इज़ वेरी डाइसी गेम. आई मीन मेजॉरिटी पीपल वहाँ पे ही उसका एलिमिनेशन हो जाता है, ऑलमोस्ट 98%. तो प्रीलिम्स इज़ वेरी क्रूशियल, और अगर प्रीलिम्स का हर्डल है वो अगर आप पार कर लेते हो, देन देयर इज़ अ
डिसेंट चांस कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो प्रीलिम्स में GS1 एंड सीसेट। GS1 में पर्टिकुलरली यूपीएससी का जो सिलेबस है वो इतना स्पष्ट नहीं है। मेंस में काफ़ी स्पष्ट सिलेबस है, बट जीएस में काफ़ी जनरल सिलेबस है। तो उसमें जो भी सब्जेक्ट्स है, तो मेरा भी यही था कि मैंने जो यूपीएससी टॉपर्स जो भी रिसोर्सेज रेफ़र करते थे वहीं से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत मैंने रेफ़र की थी, जो मेजॉरिटी टॉपर्स सजेस्ट करते हैं। फिर मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम की थी, जो राजीव आहिर वाली, वो जो छोटी सी स्पेक्ट्रम बुक है वो। एंड मिडावल एंड एंशंट के लिए मैंने NCERT और 11th की तमिलनाडु की एक 11th की बुक थी वो पढ़ी थी। आर्ट एंड कल्चर के लिए सिलेक्टिवली नितिन सिंघानिया की जो सर की जो बुक है वो पढ़ी थी। एंड फॉर इकोनॉमी मृणाल पटेल सर के जो लेक्चर्स अवेलेबल है फ्री यूट्यूब में, वो और उसके हैंडआउट्स मैंने पढ़े थे। और जियोग्राफी के लिए मैंने NCERT पे ही मैं रिलाई रहा था, एंड पर्टिकुलरली 11th एंड 12th की जो NCERT थी वो मैंने पढ़ी थी। एंड साइंस एंड टेक, जैसे मेरा साइंस बैकग्राउंड था तो पर्टिकुलर मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, बट या जो भी करंट अफेयर्स में जो भी मैगजीन्स में आता था वो मैं देखता रहता था। एंड एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS मैंने पढ़ी थी। एंड अगर और कोई रिसोर्सेज की बात करूँ तो आई थिंक कवर हो गया है प्रीलिम्स के। तो और सीसेट, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था तो फॉर्चुनेटली सीसेट में इतना कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। बट अभी मैं देख रहा हूँ मेरे कई सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो सीसेट की वजह से ही उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता था, मतलब प्रीलिम्स में। तो इट इज़ वेरी डाइसी, तो टेक इट सीरियसली। एंड पर्टिकुलरली मैंने कुछ नहीं किया था सीसेट के लिए, तो मैं मतलब ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। बट यस, अच्छे से अगर आपको दिक्कत हो रही है, आप 80-85 के नीचे आपका स्कोर जा रहा है, देन देयर इज़ इशू। तो आप कोई अच्छा सा कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर एक बुक है आई गेस RS अग्रवाल सर की, तो वो आप पढ़ सकते हो। तो मेरा तो मतलब फॉर्चुनेटली सीसेट में तो कुछ प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती थी। और हाँ, PYQ आप सोल्व कर सकते हो जो सीसेट के पेपर के, वो इट इज़ वेरी हेल्पफुल। कहाँ, क्योंकि वहाँ से थीम काफ़ी रिपीट होती है। एंड या न्यूज़पेपर पढ़ना वो भी हेल्प मिलती है, बिकॉज 30 क्वेश्चंस, अराउंड 30 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द कॉम्प्रहेंजन्स, राइट। तो कॉम्प्रहेंजन्स में तभी होगा, वो एक ओवरनाइट वाली प्रोसेस नहीं है, आपको मतलब टाइम देना पड़ता है, राइट। एंड आपको आराम से मतलब अगर न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, देन यू विल एबल टू कॉम्प्रहेंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ और व्हाटएवर। एंड मेंस की प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूँ तो मेंस में तो सिलेबस काफ़ी डिफाइंड है, आई वुड से। प्रीलिम्स जितना वेग नहीं है। और तो मेंस की स्ट्रेटजी वही है कि सिलेबस वाइज आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें। कुछ तो कॉमन है प्रीलिम्स और मेंस में, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, राइट। पर कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है, जैसे एथिक्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, या इंटरनेशनल रिलेशन, पर्टिकुलरली एनालिटिकल व्यू से देखें तो वो थोड़ा एक एक्स्ट्रा आ जाता है, या इंटरनल सिक्योरिटी। तो ये जो सारे चीज़ें हैं वो आपको आराम से करनी है। जैसे कि ऐसे की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे में आपको काफ़ी होलिस्टिक ऐसे लिखना होता है, 10-12 पेज का ऐसे। तो उसमें आपकी लैंग्वेज पे जो फ्लुएंसी है, और मेरा पर्टिकुलरली मैं मेंस की बात करूँ, मैंने गुजराती में लिखा था। मैंने पहले कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे इंग्लिश में लिखने का, बट वो मटेरियलाइज़ नहीं हुआ। तो देन आई स्विच टू माई मदर टंग गुजराती, एंड मैंने गुजराती में ही पूरा GS का पेपर, इवन ऑप्शनल, मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, तो मैंने सोशियोलॉजी भी गुजराती से ही लिखी थी। एंड इट वाज डिफ़िकल्ट इनिशियली जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, बट धीरे धीरे हो गया था। तो हाँ, ऐसे में मेरा इसीलिए मैंने गुजराती रखा था, क्योंकि इंग्लिश में मैं नहीं लिख पाता था इतना फ्लुएंटली। जैसे वो डिमांड होती है ना, ऐसे में यू हैव टू बी वेरी आर्टिकुलिस्टिक, और आपको अलंकारिक भाषा में भी लिखना होता है और एग्जैक्ट सटीक लिखना होता है। तो वो मुझे लगा था कि मैं मेरी मदर टंग में अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊँगा अपने आप को। तो ऐसे में जनरली फ़िलोसॉफिकल ऐसे होते हैं, एक तो कंपलसरी है, अभी तो ऐसी ही पैटर्न आ गई है कि फ़िलोसॉफिकल ऐसे लिखना होता है, और कुछ थीम वाइज होते हैं, और करंट अफेयर्स बेस्ड कुछ ऐसे होते हैं। तो उसमें मल्टी डायमेंशनल आस्पेक्ट आपको ब्रेनस्टॉर्म करके, वो ड्यूरिंग प्रिपरेशन ही होगा। यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म एंड यू हैव टू थिंक कि
वेरियस एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं दैट पर्टिकुलर ऐसे का, राइट, लाइक पॉलिटिकल या फिर सोशल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल, एथिकल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सारे डायमेंशंस सोचने होते हैं, एंड देन यू हैव टू मेक फ्रेमवर्क इन योर माइंड। एटलीस्ट अगर 2 ऐसे हैं तो 1.5 आवर टू ईच ऐसे, राइट। तो वी हैव टू 5 मिनट अगर ऐसे सिलेक्शन में हो रहा है, एंड देन आफ्टर 10 मिनट आप आराम से उसके बारे में सोचें कि आपको क्या लिखना है एग्जैक्ट उस ऐसे में। तो आपको 10 मिनट ब्रेनस्टॉर्म करना है, एंड देन आराम से आप अपना जो भी इंट्रोडक्शन एंड देन मेन बॉडी एंड कंक्लूजन लिख सकते हैं। देन आई हैवंट जॉइन एनी पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट इन जनरल इन माई प्रिपरेशन। विदाउट कोचिंग आई हैव प्रिपेयर्ड। तो मैंने ऐसे के लिए सच कोई कोर्स अटेंड नहीं किया था, बट मेरा यही था कि जो टॉपर्स टॉक सुन के एक धीरे धीरे आइडिया आने लगता है कि कैसे लिखना है। एंड यस, ऐसे के लिए मैंने जो टॉपर्स के जो ऐसे के जो मॉक टेस्ट होते हैं वो मैंने रेफ़र किए थे, जैसे गौरांग अग्रवाल सर है या फिर अनुदुर सेट्टी सर है। तो उसके जो नोट्स थे वो उसके जो मॉक टेस्ट थे वो मैंने पढ़े थे, और उसमें से भी एक फिर आइडिया आने लगा था कि ओके ऐसे ऐसे आप लिख सकते हो। देन इन GS1 में आई थिंक देयर इज़ हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन सोसाइटी, राइट। तो हिस्ट्री के लिए तो जो प्रीलिम्स में था वही पढ़ा था एट सच। कुछ हाँ कुछ टॉपिक है जैसे लैंड रिफॉर्म या फिर, तो उसमें ऐसा है GS में जो पर्टिकुलर जो टॉपिक्स है सिलेबस में उसके आप नोट्स बना लो, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वहाँ पे एक स्पेसिफिक डिमांड है, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं। अगर आप उसको छोड़ देंगे ना तो आप, और अगर आपने PYQ एनालिसिस नहीं किया है तो आपको रियलाइज़ करोगे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप छोड़ गए हैं और आपने बस ऐसे ही पढ़े जा रहे हो। तो मेंस में पर्टिकुलरली GS में ये इट इज़ वेरी रेलेवेंट कि आपको सिलेबस वाइज नोट्स बनाने हैं। कुछ ऐसे टॉपिक है जो काफ़ी स्पेसिफिक है और उसमें से UPSC पूछती है। अगर आप PYQ देखेंगे लास्ट 5 साल के जो ट्रेंड्स में आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यस कुछ टॉपिक है जो रिपीट हो रहे हैं, राइट। इंडियन सोसाइटी में जो फॉर एग्जांपल सेकुलरिज्म या फिर कम्युनलिज्म या कुछ वो आइडियोलॉजी है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी या कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, देयर इज स्पेसिफिक टॉपिक, तो आपको वो प्रिपेयर करने चाहिए आई वुड से। एंड या तो हिस्ट्री के लिए तो जो मेरे प्रीलिम्स के सोर्स थे वही था, एंड जियोग्राफी में सेम NCERT, मैंने कुछ अलग से नहीं पढ़ा था। एंड इंडियन सोसाइटी जैसे मेरा ऑप्शनल ही सोशियोलॉजी था, तो फॉर्चुनेटली मुझे अलग से कुछ नहीं करना पड़ा था। इंडियन सोसाइटी भी मेरे जो सोशियोलॉजी के नोट्स थे वहाँ से ही कवर हो गया था। बट आपको सिलेबस वाइज नोट्स बनाने हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन GS। देन इन GS2 में पॉलिटी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन है। दिस इज द 3 मेजर सब्जेक्ट्स इन दैट पर्टिकुलर पेपर। तो पॉलिटी के लिए भी यही है कि आपने लक्ष्मीकांत तो पढ़ ली, बट उसमें कुछ टॉपिक है जो लक्ष्मीकांत में शायद अच्छे से कवर नहीं हो रहे, तो देन यू हैव टू वैल्यू एडिशन करना होगा और आपको अच्छे से कुछ चीज़ें ऐड करनी होगी आपके नोट्स में। तो टॉपिक वाइज ही नोट्स बनाओ GS2 में भी, वही मैं कहूँगा। एंड इंटरनेशनल रिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 50 मार्क के क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो वो भी आपको अच्छे से करना है। और कोई भी अच्छी, जैसे मेरे केस में मैंने कुछ एक क्लास नोट थे एक मेरे फ्रेंड के, तो वहाँ से ही मैंने इंटरनेशनल रिलेशन कर लिया था। एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैंने विजन IAS की एक मटेरियल है अराउंड 160 पेज का, तो वही आई थिंक वहाँ पे सिलेबस वाइज ही लिखा है, लाइक रोल ऑफ NGO, SHG एंड जो पर्टिकुलर टॉपिक है कि रोल ऑफ सिविल सर्वेंट इन डेमोक्रेसी, तो वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है सिलेबस में उसमें से उठा के अच्छे से वो नोट्स बनाया है विज़न में, तो वहाँ से ही मैंने वो कर लिया था। आई थिंक दृष्टि का जो हिंदी का मटेरियल था वही मैंने पढ़ा था। फिर फॉर द GS3 में भी काफ़ी सारे टॉपिक है। इकोनॉमी के लिए तो मैंने मृणाल सर के जो नोट्स थे वही पढ़े थे। एंड फॉर द एनवायरनमेंट वंस अगेन जो प्रीलिम्स में पढ़ा था वही शंकर IAS। एंड देन इंटरनल सिक्योरिटी सेम, मेरा जो एक फ्रेंड था उससे ही मैंने वो नोट्स ले लिए थे, क्लास नोट थे उसके कोचिंग के, तो वहाँ से ही मैंने पढ़ लिया था। एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक टॉपिक है, तो वो भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि एक दो क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। दिस इज़ गारंटी कि वो क्वेश्चन आने ही वाले हैं, तो वो भी आप कर सकते हो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक। एंड देन GS4 एथिक्स, तो एथिक्स के लिए मैंने एज सच कुछ पढ़ा नहीं था, जैसे कुछ लोग लेक्सिकन वगैरह पढ़ते हैं, बट मैंने तो टॉपिक वाइज जो भी था, जैसे पर्टिकुलर टॉपिक है ह्यूमन वैल्यूज़ या फिर एटीट्यूड एप्टीट्यूड, तो वो, और एक फ्रेंड्स के मेरे क्लास नोट्स थे तो वहाँ से भी मैंने कुछ किया था।
एंड दृष्टि आईएएस की एक नोट है, अब एक बुक ही है आई वुड से, जिसमें अच्छे से सिलेबस वाइज कवर किया है, तो वो भी मैंने ये लास्ट अटेम्प्ट में पढ़ा था, अदरवाइज तो मैंने इनिशियल अटेम्प्ट में नहीं पढ़ा। लास्ट अटेम्प्ट में मैंने दृष्टि आईएएस के जो एथिक्स के नोट्स, बिकॉज मेरा गुजराती में मुझे लिखना था, तो हिंदी मटेरियली मेरे लिए तो फिजिबल था, तो दृष्टि का मैंने किया था। एंड फॉर ऑप्शनल के लिए मैंने विकास रंजन सर के जो लेक्चर्स है ट्रायम्फ आईएएस के, वो देख के उसमें से नोट्स बनाए थे, और वही मेरा बेस मटेरियल था, और उसमें ही मैंने पढ़ाई की थी। और ऑप्शनल कैसे चूज़ करें, आई वुड से कि मेरा तो यही था, मैकेनिकल बैकग्राउंड था, मेरे कॉलेज मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था, बट तब इतना वो इंटरेस्ट नहीं था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आफ्टर कॉलेज, तो मेरा तो यही था कि जिसमें इंटरेस्ट है वही लेना चाहिए। तो पहले मैंने फ़िलोसॉफी लिया था, बट फिर मैंने कुछ 2 साल यूपीएससी की प्रिपरेशन छोड़ दी थी। मैं जीपीएससी पे ही कंटिन्यूस फोकस कर रहा था, बट आफ्टर 2 ईयर मैंने सोशियोलॉजी चूज़ किया था, एंड उसका रीज़न वही था कि उसका सिलेबस काफ़ी क्रिस्प था, और समझ में आता था, इंटरेस्टिंग था सोशल इश्यूज़ वगैरह समझना, तो ये एक क्राइटेरिया हो सकता है। एंड मेरी स्ट्रेटजी ऑप्शनल में वही थी कि जो सिलेबस है वो कवर होना चाहिए, प्रॉपर नोट्स बनाने थे, और मल्टीपल रिवीजन, लिमिटिंग रिसोर्सेज एंड मल्टीपल रिवीजन, दैट वाज माय मंत्रा फॉर ऑप्शनल आई वुड से, और वो काफ़ी मुझे हेल्पफुल रहा, काफ़ी हेल्पफुल रहा। फिर अगर मेंस आंसर राइटिंग की बात करें, आंसर राइटिंग कैसे करें, तो पहले तो एक बेसिक आइडिया होना चाहिए सारी चीज़ों का। पॉलिटी में अगर आपको आंसर लिखना है, तो देन यू हैव टू एटलीस्ट रीड बेसिक्स अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो जब तक आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, तब तक प्लीज़ आंसर राइटिंग नहीं करें। और ऐसा भी ना हो कि बस आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने मतलब वो सब्जेक्ट 1-2 बार रिवाइज भी हो गया, फिर भी आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे, वो भी नहीं होना चाहिए। तो एक आइडियल टाइम वही होगा कि एक बार आपका सब्जेक्ट हो गया, देन यू कैन स्टार्ट योर आंसर राइटिंग आई वुड से। तो ये आप कर सकते हैं। एंड आंसर राइटिंग मुझे लगता है कि यूपीएससी में अगर आईएएस बनना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आंसर राइटिंग, बिकॉज आंसर राइटिंग मीन्स मेंस में 87% वेटेज है फाइनल रिजल्ट में। तो अगर आपका आंसर राइटिंग की अगर आपके अंदर स्किल्स अगर डेवलप हो चुकी है, देन आपका सिलेक्शन को ही कोई मतलब किसी की ताकत नहीं है कि आप वो रोक लें। यू विल डेफिनेटली मेक इन दैट फाइनल लिस्ट। तो आंसर राइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट। अभी आंसर राइटिंग कैसे करें, कब स्टार्ट करें वो तो बता दिया, कैसे करें। तो आप जैसे स्टार्ट करेंगे ना, तो वहाँ पे एक इनर्शिया होगा। इट्स ओके, आई मीन मेरा जो फर्स्ट आंसर अगर मैं देखूंगा, तो इट वाज वेरी हॉरिबल, नॉट फर्स्ट आंसर, इवन मैं 1-2 महीना मैंने आंसर लिखा, इट वाज वेरी हॉरिबल। तो इट इज़ वेरी नॉर्मल, देयर इज़ नो, आई मीन कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से अपना टाइम लीजिए, अच्छे से पहले अपने हिसाब से एक क्वेश्चन बनाए और आंसर लिखे, और धीरे धीरे अगर आप कंफर्टेबल हो रहे हैं, तो आप PYQ को सोल्व कर सकते हो, या कोई करंट बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हो, उससे आप कोई वेबसाइट की हेल्प ले सकते हो। कई सारी वेबसाइट है, इनसाइट्स IAS है, या IAS बाबा है, या इवन टेलीग्राम में भी अभी तो डेली बेसिस पे क्वेश्चंस अपलोड होते हैं, तो वहाँ से आप क्वेश्चन उठा के लिख सकते हो। या यस, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज हो सकती है कि जो टॉपर्स के जो पेपर्स है वो मैं डाउनलोड कर लेता था, और उसमें जो क्वेश्चंस है टॉपर्स के जो पर्टिकुलर उसने जो अटेम्प्ट किया है, तो वही क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करने का प्रयास करता था, एंड देन आई विल कंपेयर माई आंसर विद दैट टॉपर्स आंसर। तो वहाँ से एक इंसाइट्स मिलती थी कि ओके कैसे लिखना है, और मल्टी डायमेंशनल आंसर कैसे बनाना है, या कोई पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे छूटनी नहीं चाहिए, तो वो आप कर सकते हो। फिर आंसर पॉइंट वाइज लिखिए या फ्लो चार्ट डायग्राम में, तो मेरा तो पॉइंट वाइज ही था, बट फ्लो चार्ट्स में भी लिख सकते हो। आई मीन डायग्राम आना चाहिए आंसर में। मेरे आंसर में तो इतने डायग्राम्स नहीं आते हैं, बट या अगर डायग्राम आ रहे हैं तो अच्छी ही बात है। एंड अगर मीन्स में कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं आपको, पर्टिकुलर क्वेश्चंस, जैसे इस साल ही था वो एक कोई मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, एक क्वेश्चन था GS1 में, आई वॉज ब्लैंक, जियोग्राफी का कोई क्वेश्चन था। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं पता होगे, देन आप क्या करोगे। तो उसमें भी आपको आराम से जितना भी आप लिख सकते हो लिखो, छोड़ना नहीं है आई वुड से। अगर वो फर्स्ट क्वेश्चन है देन यू कैन स्किप, बिकॉज अदरवाइज आपकी एक जो इंप्रेशन है वो ख़राब हो जाएगी। बट अगर वो बीच में कहीं पड़ता है, देन आई फील कि इट्स ओके, आई मीन हमको अटेम्प्ट करना ही चाहिए, राइट। एंड या यूपीएससी सिलेबस कवर कैसे करें, इट इज़ वेरी ह्यूज सिलेबस।
तो आपको वही मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि सिलेबस की कॉपी आपके स्टडी टेबल पे होनी चाहिए। ये मैंने गलती की थी इनिशियल फेज़ में, बस मैं ऐसे ही पढ़ा ही जा रहा था, बट इट डज़न्ट वर्क लाइक दैट। यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। आपका जो टाइम है यू हैव टू यूटिलाइज वेरी वेरी प्रॉपरली, राइट। तो मुझे लगता है कि सिलेबस पहले डाउनलोड करो यूपीएससी का, जो भी है जीएस का ऑप्शनल का, वो आपके स्टडी टेबल पे ही होना चाहिए। इवन आई वुड से कि इनिशियल 1-2 महीने तो आप वो 5 मिनट उसको दीजिए, 5-10 मिनट दीजिए सिलेबस को पढ़ने के लिए। जैसे लास्ट अटेम्प्ट में मैं क्या कर कि मैंने इवन लास्ट 2 अटेम्प्ट में ऐसा किया था कि मेरा जो सिलेबस था वो मेरे सामने ही मैंने चिपका दिया था, तो वहाँ पर मैं देखता रहता था जब भी ऐसे ही मेरा ध्यान जाया तो कि सिलेबस। तो हाँ, सिलेबस क्या कवर कैसे करें, तो पहले सिलेबस क्या है वो तो पता चले, तब कवर करेंगे। ये इट इज़ वेरी, आपको लगेगा ये क्या मजाक है, बट यस हमको वही नहीं पता है सिलेबस क्या है। क्यों? क्योंकि हमने वो जो ऑफिशियल सिलेबस है वो अभी स्टडी पर रखा ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं है, 5-10 मिनट रोज दी ही नहीं है, हम बस पढ़े जा रहे हैं, उठे पढ़ाई की, पढ़ते जा रहे हैं। नो, इन्फॉर्मेशन गैदरर नहीं बनना है, वी हैव टू वेरी प्रिसाइज। तो सिलेबस ऐसे ही कवर होगा, पॉइंट वाइज पॉइंट, जो भी पर्टिकुलरली मेंस के जो भी टॉपिक है आप आराम से उसके नोट्स बनाएं एंड मेजॉरिटी पोर्शंस कवर करें। खुद के नोट्स बनाने हैं या नहीं, ये एक क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है मैंने तो नहीं नोट्स बनाए थे, कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स से बनाए थे मेंस के लिए, बट अगर बनाओ तो मुझे तो लगता है बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि मेंस में 2 दिन में आपको जीएस के 4 पेपर लिखने हैं। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए होंगे तो आप कहाँ पे रिवाइज करोगे, तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। एंड इवन इन ऑप्शनल भी, आपको ऑप्शनल के मेरे नोट्स थे बट जीएस के नहीं थे। और कोई क्लासरूम के नोट्स पढ़ने चाहिए या टेक्स्ट बुक, तो आई वुड से जो स्टैंडर्ड सोर्स है वही, उस पर रिलाई करो। और अगर आपने कोचिंग ज्वाइन किया है तो उसके जो पर्टिकुलर मटेरियल है वो भी वेल रिसर्च्ड होते हैं। आई गेस मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया तो मैं वो कमेंट नहीं कर पाऊँगा, बट या मैंने तो मतलब मेरे जो स्टैंडर्ड सोर्स है, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम वगैरह, एनसीईआरटी, तो वही पढ़ा था, और कुछ गूगल का यूज़ करके उसमें वैल्यूडेशन किया था। वैल्यूडेशन भी ऐसे ही कर सकते हो आप, जैसे मेरे वैल्यूडेशन के एक सोर्स तो टॉपर्स की आंसर कॉपीज़ थी, उसमें मैं पढ़ के जो भी मुझे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या इंपॉर्टेंट कोई आर्ग्यूमेंट या इंपॉर्टेंट कोई व्यूज़ मिले तो वो मैं अपने एक अलग से नोट्स में लिख लेता था, उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। तो वो एक वैल्यूडेशन का हो सकता है सोर्स। एंड दूसरा वैल्यूडेशन का सोर्स ये हो सकता है न्यूज़पेपर। आप अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें करंट बेस्ड जो भी इवेंट्स आ रहे हैं वो अपने नोट्स में आप लिख सकते हो, और देन ट्राई कि वो आंसर राइटिंग में रिफ्लेक्ट हो, तो वो एक हो सकता है। और आई थिंक दूसरा हो सकता है कि आप कोई एक एडिशनल क्लास नोट से अटैच करके आप अपना जो बेस मटेरियल है उसको आप वैल्यू रीच कर सकते हो, तो ऐसा कुछ आप कर सकते हो। एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस यूपीएससी में सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आप एनसीईआरटी स्किप नहीं कर सकते। जैसे जियोग्राफी में मैंने एनसीईआरटी ही पढ़ी है, और इनिशियल डेज में जब आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जनरेट करनी होती है तो आपको एनसीईआरटी पे ही रिलाई करना होता है। एनसीईआरटी नहीं पढ़े या पुरानी, तो वो तो मुझे भी नहीं पता, मतलब मैंने तो ओल्ड पढ़ी थी, कुछ न्यू पढ़ी थी, तो सारे अच्छी है अपने हिसाब से, अगर आपको अच्छा लग रहा है। कंटेंट वाइज आई डोंट थिंक इतना वो डिफरेंस या वेरिएशन होगा। नई ऐसा बोल रहे, मैं कई फ्रेंड्स से बात हुई थी, तो भाई नई अच्छी है तो आप वो भी कर सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें फ्लो चार्ट्स वगैरह काफ़ी अच्छे से, मतलब उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कब करें। मैं अभी देख रहा हूँ बच्चे 7वीं 8वीं में है, 9वीं में है, अच्छी बात है कि एक अवेयरनेस बढ़ रही है, तो बच्चे सोच रहे हैं कि मैं यूपीएससी क्लियर करूँगा, आईएएस बनूँगा, आईपीएस बनूँगा। बट यार ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, दिस इज़ नॉट फेयर, आप ऐसा नहीं कर सकते। पेरेंट्स को भी मैं वही बताना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इतनी अर्ली एज पे यूपीएससी स्टार्ट करनी ये सही नहीं है। हाँ, उस एज में आपको एक जो बैकग्राउंड प्रिपेयर करना है, लाइक फॉर एग्जांपल डिसिप्लिन, या फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल, या फिर आपका कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट होना, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट होना, तो ये जो एक्सपोजर है वो मिलना चाहिए। पर यार यूपीएससी की प्रिपरेशन अभी से चल रहे हैं, मतलब कोचिंग वाले 7वीं 8वीं की पढ़ाई करने वाले लोगों को टारगेट कर रहे हैं। आई डोंट थिंक इट इज़ गुड थिंग। तो कब करनी चाहिए? आई वुड से कॉलेज के 2nd और 3rd ईयर में आप स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज़ आई थिंक आइडियल। अदरवाइज दैट डजंट मीन कि आप अगर 10th में है तो यूपीएससी की प्रिपरेशन ना करो। 10th में है तो भाई जो 10th का जो सिलेबस है, 10th की जो बुक्स है वो अच्छे से पढ़े आप। और 10th में आप
या कॉलेज में अपनी लाइफ एंजॉय करो यार। मतलब आप यूपीएससी में अभी से आ जाओगे तो जो पीक टाइम आपका होगा तब आप एग्जॉस्ट हो चुके होंगे। तो दैट इज़ आई वुड से कि आप कॉलेज के लास्ट ईयर में स्टार्ट करना चाहिए यार, इतना भी वो नहीं है। एंड करंट अफेयर्स मेरा ये था कि मैं न्यूज़पेपर पर्टिकुलरली इंडियन एक्सप्रेस, मैंने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा है और वहीं से ही मैं करंट अफेयर्स कवर हो जाता था। एंड ड्यूरिंग पीटी आई वुड रेफर विजन 365 पीटी, एंड मेंस में भी मेंस 365, तो वहाँ से ही मेरा करंट कवर हो गया था। और जैसे मैं गुजराती में लिखता था मेंस, तो मैं योजना करके एक गवर्नमेंट मैगजीन आती है मंथली, तो उसमें थीम बेस्ड आर्टिकल्स रहते थे, काफ़ी अच्छे, वेरी वेल आर्टिकुलेटेड आर्टिकल्स, तो वहाँ से भी मुझे कुछ हेल्प मिलती थी, तो वहाँ से भी मैं पढ़ाई करता था, योजना भी। यस। एंड न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंस आई वुड से कि है, मतलब बट ऐसे भी कई हैं जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते फिर भी सिलेक्शन हो जा रहा है। बट अल्टीमेट थिंग इज़ कि करंट अफेयर्स कवर होना चाहिए। मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ता था, एंड आई वुड से कि अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास टाइम भी है तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे मैंने भी देखा है, मैंने भी थोड़ा जॉब किया था, तो वहाँ पे आई फेल्ट कि न्यूज़पेपर पढ़ना इतना फिजिबल नहीं है, तो तब आप कुछ मंथली मैगजीन वगैरह पढ़ सकते हो। बट अगर फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो देन आई फील दैट यू शुड रीड न्यूज़पेपर। एंड न्यूज़पेपर कैसे पढ़े, तो वही है कि आप अगर आप सिलेबस को कंटिन्यूस देख रहे हैं ना, देन यू विल रियलाइज़, आप अगर PYQ को देख रहे हैं देन यू रियलाइज़ कि क्या इंपॉर्टेंट है एंड क्या नहीं है। तो ये चीज़ आपको कैसे पढ़ना है वो ग्रेजुअली होगा, ओवरनाइट नहीं होगा। और उसके लिए हमारे लिए गाइडिंग पाथ हो गया हमारे PYQs, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, एंड यूपीएससी का सिलेबस। अगर वो आप देखते रहेंगे देन यू रियलाइज़ कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है एंड कौन सी चीज़ छोड़नी है। मैगजीन्स में मैंने विज़न IAS के जो मंथली मैगजीन्स आते थे वो फॉलो किए थे, और उसमें भी सिलेक्टिव, क्योंकि वो काफ़ी मतलब बल्कि मंथली मटेरियल बनाते हैं, अराउंड 120 पेजेस, तो उसमें से जो भी 15-20 पेज मुझे इंपॉर्टेंट लगते थे वही मैं पढ़ता था, पूरा नहीं पढ़ा है कभी। एंड यूपीएससी में कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है मैं बता दूं आपको कि मैंने गांव से प्रिपरेशन की है, और मेरा ऐसा कुछ मतलब वो नहीं है कि कोचिंग करो तभी होगा। मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, एंड फिर भी हो सकता है, तो इट इज़ पॉसिबल। बट अगर आप फाइनेंशियली एम्पावर्ड है और ठीक ठाक है, देन आई फील कि आपको कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको एक प्रॉपर गाइड मिल जाएगा, राइट। और जो आप कमेंट्स कर रहे हैं एस्पायरेंट्स की आपके जो क्वेरीज है, तो एक फॉर्मेट है उस पर मैं आंसर दे रहा हूँ, एंड देन मैं आपके जो पर्टिकुलर डाउट्स है वो आराम से एक साथ एड्रेस करूँगा। तो आई एम सॉरी, मैं अभी कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं ऐसे इंटरप्ट नहीं कर सकता हूँ, मेरी जो अभी हमारी कन्वर्सेशन चल रही है। तो मैं लास्ट में जैसे ही ये क्वेश्चंस ख़त्म हो गए देन एक 1 by 1 आई वुड ट्राई टू एड्रेस द क्वेश्चन। तो कोचिंग का इम्पोर्टेंस वहाँ पे थे हम। तो कोचिंग अगर हाँ मतलब फाइनेंशियली आप अगर हैं कर सकते हैं तो करना चाहिए, अदरवाइज कोई थंब रूल नहीं है, आप कर सकते हो। मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी तो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। टेस्ट सीरीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। टेस्ट सीरीज़ के बिना तो होगा नहीं, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मैच है वो हमारा फाइनल मैच के पहले। तो टेस्ट सीरीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है आई वुड से। एंड कब ज्वाइन करनी चाहिए, तो आई वुड से कि जब आपका एटलीस्ट 60-70% सिलेबस अगर कवर हो चुका है देन आई फील कि आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी तो क्या है ना कि ये आई डोंट नो आप बोलना चाहिए नहीं, बट टेलीग्राम में फ्रीली अवेलेबल है सारी टेस्ट सीरीज़, तो आप ऐसा कुछ है नहीं, आप ज्वाइन कर सकते हो। आप मैंने तो ऐसे ही किया था, मतलब टेलीग्राम में जो भी टेस्ट सीरीज़ मिल जाती थी फ्री में तो वही ज्वाइन करके वही सोल्व करके किया है मैंने। तो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। मैंने कितनी डेली कितना घंटा पढ़ाई की, तो आई वुड से मुझे जनरली 6-7 से लेके 8 घंटा पढ़ाई की है। और मेंस के दौरान मतलब प्रीलिम्स और मेंस के बीच में वो इम्पोर्टेंट फेज़ होता है, तो वहाँ पे 10 घंटे तक पढ़ाई हो जाती थी। और मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिला यूपीएससी का प्रिपरेशन करने के लिए, तो जब मैं कॉलेज में था तो वहाँ पे मुझे पता चला कि ये एक ऐसा करियर है जिसमें सेल्फ ग्रोथ के साथ साथ आप सोशल डेवलपमेंट में भी काफ़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो दैट वाज प्राइमरी मोटिवेशन, और उसकी वजह से ही धीरे धीरे प्रिपरेशन मेरी चालू रही।
खुद को मोटिवेट कैसे करें यूपीएससी में, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि हर 2 दिन में मुझे डाउट आता था कि यार ये होगा कि या नहीं होगा। आई मीन दैट वाज वो मेजोरिटी एस्पायरेंट के साथ होता है, तो मेरे साथ भी हुआ था कि यार कैसे होगा। तो मोटिवेट करने के लिए पहली चीज़ तो है आप एक्सरसाइज कर सकते हो डेली बेसिस पे, उससे आपका ओवरऑल डोपामाइन का लेवल है वो अच्छा रहेगा। मेडिटेशन कर सकते हैं एंड आप अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर सकते हैं। मैं अपने फैमिली के साथ बातें कर लेता, वॉक पे चला जाता था, या कुछ कभी कभी कोई अच्छी किताब पढ़ ली। अच्छे लोगों के आसपास रहे जो आप पे बिलीव करते हैं कि यस यू कैन डू इट। जो भी नेगेटिव लोग हैं जो आप पे डाउट्स करते हैं उससे दूर रहो, ये एक तरीका है। और टाइम टेबल मेरा ऐसा रहता था कि मैं मंथली टारगेट सेट करता था कि ये 2 या 3 सब्जेक्ट खत्म करने हैं, देन वीकली टारगेट्स, डेली टारगेट्स एंड डेली सब टारगेट्स, लाइक मॉर्निंग सेशन, देन आफ्टरनून सेशन और रात का सेशन, ऐसे चलता था। यूपीएससी में मीडियम कौन सा चूज़ करिए, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी तो मेजोरिटी इंग्लिश में ही देते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें ही लिखिए। जैसे मैं कंफर्टेबल गुजराती में था तो मैं गुजराती में लिखा था। सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करें, तो मैं तो इतना अच्छा नहीं था सोशल मीडिया यूज़ करने में, तो मैंने तो प्रिपरेशन के दौरान व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एवरीथिंग मेरा कम्प्लीटली ऑफ था। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन डोंट यूज़ सोशल मीडिया एट ऑल। ये आपको थोड़ा एक्सट्रीम लग सकता है, बट पढ़ाई होती नहीं है उससे, मैंने करके देखा है, मुझसे तो नहीं हुई थी। और यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन, तो इट डिपेंड्स। आई मीन अगर आप मैंने तो मेजॉरिटी चीज़ें ऑनलाइन ही देख ली थी यूट्यूब में या फिर वगैरह करके। और ऑफलाइन अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इट मतलब वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, आपकी सिचुएशन क्या है। दिल्ली में जाना ज़रूरी है क्या यूपीएससी के लिए? मुझे तो नहीं लगता कि ज़रूरी है। गांव से मैंने प्रिपरेशन की थी और अगर वो हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकती, हो सकती है। दिल्ली जाना ज़रूरी नहीं। फिर प्लान भी रखना चाहिए या नहीं? आई वुड से कि 1-2 अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है देन डेफिनेटली प्लान भी रखना चाहिए। जैसे मेरे केस में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट 2019 में दिया था, फिर नहीं हुआ, तो फिर मैं स्टेट पीएससी में स्विच हो गया। जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर की जॉब लगी देन वापस मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में आ गया। तो प्लान भी रखना चाहिए, उसमें कोई वो दो राय आई डोंट थिंक है। अगर आप काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं तो आप 2-3 अटेम्प्ट तक सोच सकते हो यूपीएससी का ही, बट आफ्टर सम टाइम डेफिनेटली 3 साल अगर प्रिपरेशन हो चुके हैं तो आपको प्लान बी का सोचना ही चाहिए। फिर रिवीजन कैसे करें? तो रिवीजन करने के लिए फर्स्ट आपको रिसोर्सेस आपको लिमिटेड रखने हैं, तभी रिवीजन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और रिवीजन कैसे करें? आप वीकली एटलीस्ट एक दिन ऐसा रखें जो आपका रिवीजन के लिए। तो ऐसे आप रिवीजन कर सकते हो कि आपने जो वीकली पढ़ाई की वो आपने संडे को रिवाइज किया। मैंने ये गलती की थी, एक रिवीजन का इतना इम्पोर्टेंस तब मुझे नहीं पता था और इसकी वजह से रिकॉलिंग करने में या फिर मेमोरी रिटेंशन में काफ़ी प्रॉब्लम होते। रिवीजन करने के लिए एक डेडिकेटेड डे ही रख दीजिए, मंथली 4 डेज, तो ये आप कर सकते हैं। पढ़ा हुआ याद कैसे रखें? यही रिवीजन रिवीजन रिवीजन। अगर आप ऐसा होगा है ना, हम फोमो में रहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमने कुछ नया देखा मार्केट में, खरीद लिया और वो पढ़ने लगे, फिर एक फ्रेंड ने दूसरा कुछ सजेस्ट कर दिया, अरे ये अच्छा है, ये पढ़ ले। फोमो में नहीं रहना है। पढ़ा हुआ याद तभी होगा जब रिवीजन होगा, और रिवीजन तभी होगा जब आप अपना रिसोर्सेज लिमिटेड रखेंगे। रिसोर्स को फाइनलाइज करने में टाइम ले लीजिए, बट एक बार फाइनलाइज हो गया देन डोंट स्विच, प्लीज़ डोंट स्विच। फिर डिस्ट्रैक्शंस से कैसे बचे यूपीएससी में? तो मेरा पहला थंब रूल तो यही था, मोबाइल से दूर रहना। मोबाइल से दूर रहोगे आपकी मेजोरिटी जो डिस्ट्रैक्शंस है वो दूर हो जाएगी। मोबाइल्स अभी के जो मतलब अगर देखें सोशल मीडिया में या यूट्यूब में वगैरह में, तो डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी बढ़ गया है। तो बेटर है कि आप मोबाइल से दूर रहें, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए मेरा एक था कि मेरा जो शेड्यूल है वो फॉलो होना चाहिए। सुबह उठना है, पढ़ना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। मेरे जो टारगेट्स है वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और बाकी चीज़ें मेरे लिए सब्सिडियरी है। पढ़ाई में मन नहीं लगे तो क्या करें? तो पढ़ाई में मन ना लगे तो ये तो नेचुरली सी चीज़ है, हर 2 दिन में होगा कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो इट्स ओके। उस दिन आप थोड़ा रिलैक्स हो जाए, गिल्टी मत फील करिए कि यार आज क्यों मन नहीं कर रहा पढ़ाई का। इट्स ओके, इट इज़ वेरी नॉर्मल। उस दिन आप लाइट पढ़ लीजिए, टारगेट 5 चैप्टर का था पढ़ने का, 2 चैप्टर पढ़ लीजिए, या कुछ रिवीजन कर लीजिए, या आपके जो इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट है वो पढ़ लीजिए।
इन शॉर्ट जो प्रोसेस है उससे भागना नहीं है, जो प्रोसेस है उस पर आप कंटिन्यूस चीज़ को धीरे धीरे आगे बढ़ाए और उससे फ़ायदा होगा। अगर मैं कुछ बताऊं मेरी प्रिपरेशन के दौरान मैंने जो गलतियां की है और उससे आप कुछ सीख ले सके, तो पहली चीज़ तो वही है कि सेल्फ बिलीव। यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ। हम डाउट करते रहते हैं कंटिन्यूस, हमको एक कंटिन्यूस एक ऐसा है कि सोशली आप अपने आप को क्या बोलते हैं कि एक एक्नॉलेज मिल जाए कि यस यू आर डूइंग गुड। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप ही अपने चीयर लीडर बन जाए, आप ही अपने एफर्ट्स को एक्नॉलेज करिए। तो सेल्फ बिलीफ इज इम्पोर्टेंट। लिमिटिंग योर रिसोर्सेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस वाइज पढ़ना है, वेरी वेरी क्रिस्प एंड वेरी शार्प। तो ये चीज़ है। तो ये आई थिंक कॉमन क्वेश्चंस थे जो मैंने एड्रेस करने का प्रयास किया है। नाउ आई विल ट्राई टू सोल्व योर क्वेरीज। जो भी कमेंट्स मुझे मिले हैं अभी तक वो मैं करता हूँ। एक क्वेश्चन है, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला था? तो मुझे मोटिवेशन तो वही था, कॉलेज में मैं जब था तब मुझे आई रियलाइज़ कि सिविल सर्विसेज इज़ वन करियर। वहाँ पे आप अपना ऑफ कोर्स सेल्फ के लिए तो अच्छा ही है, अच्छा करियर है, बट एट द सेम टाइम आप सोसाइटी में एक अच्छा इम्पैक्ट ला सकते हो। तो वो एक चीज़ है। फिर एक क्वेश्चन है, हाउ टू एनालाइज एंड अटेम्प्ट प्रीलिम्स पेपर, गिव सम इनसाइट्स। प्रीलिम्स इट इज़ वेरी डाइसी, राइट? तो हाउ टू एनालाइज एंड अटेम्प्ट, तो एनालाइज करने के लिए आपको मॉक टेस्ट देनी काफ़ी ज़रूरी है। तभी आप एनालाइज कर पाओगे। और वो मॉक टेस्ट देने के बाद आप उसको सोल्व करें कि कहाँ पे आपने गलती की, मतलब तभी आपकी इट इज़ वन प्रोसेस। एनालिसिस करने की एक प्रोसेस, वो डायरेक्टली नहीं होगी, वो धीरे धीरे डेवलप्ड होगी। तो आप मॉक टेस्ट दो और उस हिसाब से फिर आप दोगे प्रीलिम्स के पेपर, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, राइट? एंड PYQ को देखो, आप पैटर्न देखो, ऑब्जर्व करो। फिर एक क्वेश्चन है, इफ़ आई एम फ्रॉम Tier 3 engineering of small city, then I can clear UPSC CSE because sir mostly toppers are from IIT, NIT, DU. Sir, how to clear UPSC? In first attempt. There is one interesting question, right? जैसे मैं गांव से आता हूँ, मैं तो मतलब सिटी से भी बिलोंग नहीं करता हूँ, और मैंने भी मतलब IIT NIT से कॉलेज नहीं किया है। आई एम वेरी फ्रॉम मतलब मैंने एक नॉर्मल कॉलेज से ही इंजीनियरिंग किया था। तो इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ वेरी पॉसिबल, यू कैन क्लियर UPSC इन फर्स्ट अटेम्प्ट। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, UPSC एक ही साल की प्रोसेस है। अगर एक साल अपना 1000% अगर आप दे रहे हो, देन डेफिनेटली यू विल मेक इट। और 1000% में क्या करना है? सिलेबस, PYQ, सिलेबस को अच्छे से कवर करो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, एंड देन डेफिनेटली एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, डिसिप्लिन के साथ काम करो। एक साल में UPSC हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो यू कैन क्लियर फॉर श्योर। फिर एक क्वेश्चन है, स्टडी में कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। स्टडी में कंसिस्टेंसी बनाना इट इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट? जैसे एक कोट है ना कि सबसे रेयरेस्ट वर्च्यू है कंसिस्टेंसी, सबसे रेयरेस्ट। तो वो नहीं आएगा, नॉर्मली नहीं आएगा। इट्स ओके, आई मीन ओवरऑल ट्राई करो कि अपना शेड्यूल है वो उसमें डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा ना हो। जैसे मैंने बताया कि ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन डे मैंने सोशल मीडिया कम्प्लीटली बंद कर दिया था, मतलब कम्प्लीटली कट ऑफ। ओके, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। आपके और जो भी डाउट्स है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। मैं एक 1 by 1 आई एम ट्राइंग टू एड्रेसिंग ऑल योर डाउट्स। ओके, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए ब्रदर आप कर सकते हो कि शेड्यूल, मतलब सुबह से लेकर शाम तक अपना जो शेड्यूल है वो काफ़ी प्रिसाइज रखे कि एग्जैक्ट क्या करना है, उठ के क्या करना है, राइट? अच्छे लोगों के आसपास रहो जो आप पे बिलीव करते हो, जिससे आपको एक मोटिवेशन मिले कि यस आई हैव टू डू इट, एंड या दैट्स इट। फिर एक क्वेश्चन है आपकी बुक लिस्ट। आई थिंक मैंने वीडियोस में बता दिया है मेरी बुक लिस्ट क्या थी वो। फिर मैंने मेंस गुजराती में लिखी थी। मैं गुजरात से ही हूँ, गिर सोमनाथ से हूँ मैं। मेंस मैंने गुजराती में लिखी थी। फिर एक क्वेश्चन है, मैंने विज़न IAS से फाउंडेशन किया था,
एंड मैंने रिवीजन नहीं किया है बिल्कुल भी, और मुझे लग रहा है कि मैं भूल गया हूँ सब कुछ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ। हाँ, इट्स वेरी नॉर्मल भाई, वेरी नॉर्मल। जब मतलब मेरा भी ऐसा ही होता था कि अगर लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ी है और फिर अगर रिवाइज नहीं करूँगा और 3 4 5 महीने के बाद देख रहा हूँ तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि अरे यार ये कहाँ से आ गए, ये तो मैंने पढ़ा भी नहीं था। तो इट इज़ वेरी नॉर्मल। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना कि आपका जो एक बार हो गया जो भी आपने रिसोर्स फाइनलाइज कर दिया, तो देन स्टिक टू दोस रिसोर्सेज, डोंट स्विच इट, डोंट स्विच इट। मतलब अगर ओवरऑल कवर हो रहा है देन डोंट स्विच इट, जस्ट फोकस ऑन योर दैट पर्टिकुलर मटेरियल एंड रिवाइज। फिर क्वेश्चन है, मैंने कौन सी मिस्टेक की थी। तो मैंने कौन सी मिस्टेक, पहली तो वही कि सिलेबस वाइज मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी, PYQ का इतना एनालिसिस नहीं किया था, टॉपर्स कॉपी इनिशियल डेज में मैंने नहीं पढ़ी थी। फिर सेल्फ डाउट वगैरह, डिसिप्लिन में काफ़ी कुछ वो रहता है इश्यूज़, तो वो कुछ मिस्टेक्स थी। नोट्स नहीं बनाई थी मैंने, वो भी एक मेरी गलती थी। एंड आंसर राइटिंग आई वुड से मैंने की थी, बट इनिशियल डेज में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उसका रीज़न था आंसर राइटिंग पे इतना फोकस नहीं करना। आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे मतलब मैंने पढ़ लिया था सब कुछ चीज़ें दिमाग में भी थी, बट आंसर राइटिंग नहीं की थी, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर एक क्वेश्चन, NCERT पढ़ना ज़रूरी होता है? बिल्कुल होता है भाई, NCERT के बिना तो आप ये दरिया नहीं तैर पाओगे। NCERT ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी है, बट टू बी प्रिसाइज, आई मीन कौन सी NCERT पढ़नी है वो आप प्रिसाइज रहें, क्योंकि NCERT में कई सारी बुक्स हैं, तो आप ऐसे आप कर सकते हैं, राइट। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन रखें प्रिपरेशन के दौरान। प्रिपरेशन में क्या होता है कि आपके फ्रेंड्स छूटते जाते हैं, आप इतने सोशल गैदरिंग में आप नहीं जा सकते, राइट। और आपको कंटिन्यूस फोमो रहता है, आपके फ्रेंड्स हैं वो एंजॉय कर रहे हैं ना, आप पढ़ाई कर रहे हैं, और एक प्रोसेस भी इतनी यार वो है ना थोड़ी काफ़ी डिफ़िकल्ट कि आपको वो प्रोसेस से निकलना है। तो मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ के लिए आप मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज वुड बी द बेस्ट थिंग। मैंने मतलब मुझे मेडिटेशन और एक्सरसाइज ने काफ़ी हेल्प की थी, तो ये एक चीज़ मैं बता सकता हूँ। और मेंटल हेल्थ के लिए एक आप कर सकते हैं कि आप जो भी फील कर रहे हो वो आप अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते रहे, जो आपको समझते हैं, तो उसके साथ आप डिस्कस करते रहे तो आपको मदद मिलेगी। फिर क्वेश्चन है, मैंने मेंस गुजराती में ही लिखी थी, बट मेरी जो बुक लिस्ट थी वो ऑलमोस्ट जो भी UPSC के टॉपर है वहीं से कह रहा है, और मैंने मतलब ट्रांसलेशन में थोड़े इश्यूज़ आए थे इनिशियल फेज़ में, बट हो जाता है। एक क्वेश्चन है, मुझे बेसिक्स से बताओ, तो मैंने तो मतलब वीडियो में वही डिस्कस किया है। एक क्वेश्चन है, आपने कोचिंग लिया था क्या? नहीं, मैंने नहीं लिया था, कोई सिंगल कोचिंग नहीं, कोई कोचिंग नहीं। एक क्वेश्चन है, जियोग्राफी के रिसोर्सेज बता दो। तो मेरा तो यही था कि मैंने जस्ट NCERT पढ़ी थी, तो मैंने तो NCERT पे ही रिलाई किया, बट आप अगर टाइम है तो आप GC लियोंग पढ़ सकते हो। मैंने नहीं पढ़ी थी, बट जनरली टॉपर्स बोलते हैं। फिर एक क्वेश्चन है, छोटे जो टारगेट पूरा नहीं हो रहे हैं क्या करें? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज वही चीज़ है वो हमको एक गिल्ट के ट्रैप में डालती है कि अरे यार क्यों नहीं हो रहा है। तो उसमें मेरा तो यही मानना है कि डोंट बी सेल्फ क्रिटिकल, हैव एम्पैथी टुवर्ड्स योर सेल्फ। आपने कोई क्राइम नहीं कर दिया, हम वी फील लाइक क्रिमिनल अगर हमारे टारगेट अचीव नहीं हो रहे। हम वो एक सेल्फ पिटी की जो एक विशियस लूप है उसमें कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो इट्स ओके यार, इट्स ओके, टारगेट अचीव नहीं हुआ, देन ट्राई टू एनालाइज, बी ऑनेस्ट कि यार क्या था, ऐसे कौन सा ट्रिगरिंग पॉइंट था जिसकी वजह से ये नहीं हो पाया, या ऐसा कौन सा रीज़न था जिसकी वजह से ये टारगेट अचीव नहीं हो पाया, उसको एनालाइज करें। मेरा ऐसा था कि मेरी एक नोट में ही मैं लिखता था। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब में मैंने कुछ स्टडी मटेरियल के लिए स्टार्ट किया वीडियो, बट 15-20 मिनट के बाद अगर मैं यूट्यूब में शॉर्ट वीडियोस देखने लगा और फिर 1 घंटा चला गया, तो देन आई रियलाइज अरे यार क्या करना था और क्या करने लगा। तो वो मैं अपने जो मिस्टेक वाली बुक थी वहाँ पे लिख लेता था कि भाई डोंट ओपन दैट पर्टिकुलर यूट्यूब का जो शॉर्ट वीडियोस देखने का वो नहीं करना है। तो वो मल्टीपल टाइम एक सजेशन ब्रेन को जाता है, तो फिर वो नहीं होता है, वो मिस्टेक्स नहीं होती और आप अपने टारगेट्स अचीव कर पाते हो।
मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी है ना, मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ा है, बट क्लास नोट्स में डिपेंड रहता कितना ठीक रहेगा। इट्स कम्प्लीटली फाइन, इट इज़ कम्प्लीट। आप स्पेक्ट्रम पढ़े या लक्ष्मीकांत पढ़े या ना पढ़े, कोई इश्यू नहीं है। बस चीज़ ये है कि आपका सिलेबस कवर होना चाहिए। और आपको और कैसे पता चलेगा? अगर आप यूपीएससी के पीवाईक्यू देख रहे हो और एटलीस्ट मेजॉरिटी क्वेश्चन लाइक 60-70% क्वेश्चन अगर आपको लगते हैं कि यस ये जो मेरा क्लास नोट्स का जो मटेरियल है उसमें से कवर हो रहा है, देन डोंट स्विच इट, जस्ट रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, डोंट स्विच इट। मैं सोच रहा हूँ कि मॉक टेस्ट लगाकर आपने नॉलेज को बढ़ा सकता हूँ। यस, व्हाई नॉट? मॉक टेस्ट से आप काफ़ी चीज़ें सीखेंगे, बट पहले आपको बेसिक जो नोट्स वगैरह है वो पढ़ना है। कोई एक प्रॉपर स्टैंडर्ड सोर्स से, क्लास नोट हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर बुक हो सकती है, वो हो जाए, फिर आप जब टेस्ट लिखेंगे तभी करना है। हाउ टू रिटेन मोर मटेरियल, हाउ टू रिटेन मोर मटेरियल, हाउ टू रिटेन, ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, बट आई एम गेसिंग कि एग्जैक्ट मटेरियल कैसा होना चाहिए, कैसे पढ़ना है। तो मैं वही बताऊंगा कि आप अपना मटेरियल लिमिटेड रखें, एक सब्जेक्ट के लिए एक ही मटेरियल और उसका मल्टीपल रिवीजन। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, क्या आपने नोट्स बनाए थे? नहीं भाई, मैंने नहीं बनाए थे, एनसीईआरटी के नोट्स नहीं बनाए थे, ज़रूरी भी नहीं है। हाँ, नोट्स बनाने ज़रूरी है, पर्टिकुलरली मेंस के लिए। मेंस में आप टू द पॉइंट आप प्लीज़ नोट्स बना सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन है कि हाउ मच टाइम इज़ सफिशिएंट फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। मैं सीरियसली बता रहा हूँ यार, मैं जो इस प्रोसेस से निकला हूँ ना, मैं बता सकता हूँ 1 साल। अगर आप 1 साल सब कुछ भूल के सिर्फ यूपीएससी के पीछे लग गए ना, देन दैट्स इट, यू विल बी इन दैट फाइनलिस्ट। सर मेंस मराठी में लिख सकते हैं? यस, आप जो 8th शेड्यूल है ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो जितनी भी लैंग्वेज है, आई थिंक 22 लैंग्वेज है, उसमें से आप कौन सी भी लैंग्वेज से लिख सकते हो। मैंने गुजराती में लिखा था, ये क्वेश्चन है आप मराठी में लिख सकते हैं। हाँ, मराठी है कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज, वो जो लिस्ट है 8th शेड्यूल, तो आप डेफिनेटली लिख सकते हो। एक क्वेश्चन है कि बुक लिस्ट, तो वो तो मैंने इसमें बता दिया है, आप उसमें देख सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन है कि क्या हमको एक ही दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए या एक ही? तो वो भी है ना, इट इज़ पर्सनल। जैसे मेरा यही था कि अगर मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ तो 7 दिन पॉलिटी ही पढ़ूंगा, मेरा पता नहीं दिमाग दूसरे सब्जेक्ट में नहीं वो बैठता। पर ऐसे मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ते थे और उसका काफ़ी अच्छा रैंक आया। तो ये कोई थंब रूल नहीं है, आप अपने एक्सपेरिमेंट अपने साथ कर सकते हो कि आपको क्या अच्छा लगता है। लाइक एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ना या फिर एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना। तो मेरा तो यही था कि मैं जो भी सब्जेक्ट उठाऊंगा वो ख़त्म करूंगा, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट। पर ये दैट डजंट मीन, अल्टीमेटली मैं वही कहूँगा यार, अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाओ। अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट कब पढ़ना है। जैसे मैं अर्ली मॉर्निंग पर्सन हूँ तो मैं तो तब पढ़ता था, पर ऐसे भी कई इंसिडेंट्स है कि लेट नाइट पढ़ के भी सिलेक्शन हो रहा है। तो आप अपना देखो, अपने बॉडी के हिसाब से, अपने मेंटालिटी के हिसाब से आपको क्या बेस्ट है वो आपको करना चाहिए, राइट। फिर एक क्वेश्चन है, मेरा मैथ्स वीक है तो क्या मैं यूपीएससी दे सकती हूँ क्या? डेफिनेटली आप दे सकते हो, क्योंकि यूपीएससी में मेंस में तो कोई मैथ्स का कुछ है ही नहीं रोल, राइट, इंटरव्यू में भी नहीं है। तो अब हो गया प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स में भी जो क्वालिफाइंग है उसमें ही मैथ्स का कुछ रोल है। तो उसमें जो सीसेट का पेपर है वो क्वालिफाइंग है, आपको जस्ट 33% लाना है, तो डेफिनेटली वो कोई हर्डल नहीं है। फिर एक क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट रिलेटेड कई वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट ज़रूरी है? तो मेरा एक था पीआईबी, तो पीआईबी से आप कर सकते हो, एंड संसद टीवी में देख लेता था, ज़्यादा मैंने नहीं किया है। कितने क्लास के एनसीईआरटी फॉर मेंस ज्योग्राफी के लिए पढ़े थे? मैंने सिर्फ 11, 11th एंड 12th और एक बार 6 to 10 के जो एनसीईआरटी वो पढ़े थे, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जनरेट करने के लिए। अदरवाइज जो 11th एंड 12th की जो एनसीईआरटी है वही मैंने पढ़ा था। और जियोग्राफी में मैं तो बताऊंगा, अगर टाइम है तो आप जीसी लियोंग पढ़ सकते हो, बट मैंने नहीं पढ़ा था। फिर एक क्वेश्चन है, 12th में अभी मैं हूँ तो यूपीए की तैयारी कहाँ से शुरू करें? 12th में हूँ तो 12th में हो तो मुझे लगता है पहले आप 12th अच्छे से करो, जो भी उसमें जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स है, आपका जो भी स्ट्रीम है वो आप अच्छे से मेहनत, यार यूपीएससी है ना, अगर आपका मेहनत करने की अगर हैबिट कल्टिवेट हो गई है तो 1 साल में निकल जाएगी। तो ऐसा है कि आप प्लीज़ अभी 12th से ही इतना वो बर्डन लेके मत चलो,
आराम से यार, आई मीन आराम से यार, मतलब कॉलेज थोड़ा एंजॉय करो एंड एट द सेम टाइम आप डिसिप्लिन रहो और धीरे धीरे पढ़ाई करते रहो। कहाँ से शुरू करें? एनसीईआरटी से आप धीरे धीरे स्टार्ट करो, न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। मेरी एज अभी 19 साल की है, मैंने PYQ कर लिए है, प्रीलिम्स कर लिए है, इन मेंस का समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मैंने विज़न से फाउंडेशन किया था एंड मेरा अटेम्प्ट एज से के हिसाब से 2028 में होगा। वाह, आप मतलब काफ़ी एडवांस्ड हो यार। मैं तो मतलब 21-22 का था तब तो पता चला था यूपीएससी का। तो आप तो यार काफ़ी अच्छा कर रहे हो। अभी तो आप यू आर जस्ट 19 राइट? तो मेंस का तो क्या करें आप? अगर आपका जो बेसिक जो कोर्स है वो ख़त्म हो गया एंड यू हैव दैट फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर जीएस सब्जेक्ट्स, देन आप धीरे धीरे आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने कवर कर लिया है तो धीरे धीरे आप कर सकते हो। तो मेंस में फोकस करना चाहिए या नहीं, आई थिंक इसका ही फॉलो अप क्वेश्चन है। तो मेंस अभी मतलब टाइम है भाई, आप टाइम लो यार। मतलब आप ऐसा कर सकते हो कि कोई टाइम लिमिट्स बिना आप आराम से अपना एक कंफर्टेबल जोन में जाके आप लिखने का प्रयास कर सकते हो, राइट? एक क्वेश्चन है, if 1 year is enough then tell a strategy of 1 year like GS for 5 months, how much time for optional and from when we should give test series. Very good question. तो अगर 1 साल सफिशिएंट है तो कैसे होगा? तो देर इज़ 8 जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट। तो लेट्स से अभी 2025 का प्रीलिम्स आ रहा है, वो मैं स्किप करके मैं 2026 का अटेम्प्ट का सोच रहा हूँ। तो अभी मैं कैसे प्रिपरेशन करूँगा? तो फर्स्ट आई विल फोकस ऑन मेंस एंड प्रीलिम्स के जो कंबाइंड सब्जेक्ट है लाइक पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जो ये एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, तो ये जो कॉमन सब्जेक्ट्स है आई विल फोकस ऑन दैट पार्ट। उसमें आई थिंक जनरली 4-5-6 महीने लग जाते हैं। तो अभी फॉर एग्जांपल चलो अप्रैल चल रहा है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मेरा मेजोरिटी जीएस का पोर्शन खत्म हो जाए। ओके, एंड बस पढ़ना है। अभी तो आंसर राइटिंग लिए मैं स्टार्ट नहीं करूँगा क्योंकि अभी मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ। पर मैं क्या करूँगा, मैं इतना मेरा कंफर्म है कि मेरा एक बार आराम से 4-5-6 दिन लेके मैं एक फाइनलाइज करूँगा कि मुझे एक ये सब्जेक्ट में से पर्टिकुलर कौन सा मटेरियल रखना है। वो एक बार फाइनलाइज कर लिया, फिर वो मैं चेंज नहीं करने वाला हूँ, वही रिवाइज करता रहूँगा। तो मैं मंथली टारगेट सेट करूँगा कि 2 सब्जेक्ट खत्म हो जाए पर मंथ, एंड वीकली टारगेट एंड डेली टारगेट्स एंड उसमें रिवीजन का पोर्शन। ऐसे 5 महीने में आई विल ट्राई कि जीएस मेजोरिटी खत्म हो जाए 5-6 महीने में। देन ऑप्शनल, तो ऑप्शनल इज लाइक 2-3 मंथ्स। तो आप दिसंबर तक या इवन जनवरी तक आप ऑप्शनल कर सकते हो। एंड देन इन फेब, मार्च, अप्रैल में, तो वो 3-4 महीने आप कंटिन्यूस फोकस करो प्रीलिम्स पे। एंड देन आफ्टर प्रीलिम्स रेगुलर आंसर राइटिंग आप धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो। इवन आप नवंबर दिसंबर में भी थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो, राइट? बिकॉज आपने जीएस तो कवर कर लिया है। एंड देन आफ्टर प्रीलिम्स रेगुलर आंसर राइटिंग, प्रॉपर आंसर राइटिंग, फुल लेंथ मॉक, 3 घंटे में वो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना वगैरह, वो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। एंड देन आप मेंस लिख सकते हो। तो ऐसा आप ब्रॉड एक कर सकते हो। एक क्वेश्चन है, जियोग्राफी एनसीईआरटी में नोट्स बनाए थे? नहीं, मैंने नहीं बनाए थे। एक है कि मैं कॉलेज में हूँ और एनसीईआरटी मेरा हो गया है, फर्स्ट ईयर में हूँ और PYQ भी कर रहा हूँ। अरे भाई गुड यार, करते रहो आराम से। और 5 घंटे डेली पढ़ाई कर रहे हो, अरे वेरी गुड, अच्छे से करते रहो। एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा मुझे। फिर क्वेश्चन, आपको पूरा सिलेबस कवर करने में कितना टाइम लगा? अभी भी कहाँ हुआ है पूरा सिलेबस कवर। बट जैसे मैंने ब्रॉडली बताया था ना, 1 साल लगता है, तो आप 1 साल में कर सकते हो। सर, आई एम इन सेकेंड सेम, जस्ट गो फॉर सेम एग्जाम, रेस्ट टाइम फॉर UPSC प्रिपरेशन. I am enrolled in online classes, but the FOMO of going to Delhi and advertisement of toppers distracts my self preparation. It is natural, होगा, definitely होगा, but यार have faith in yourself. UPSC कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप वेल डिफाइंड सिलेबस रखा है UPSC ने, PYQ है, आप समझ सकते हो कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है।
एंड देर आर सो मेनी गाइडेंस अवेलेबल। तो आप प्लीज़ फोमो में मत रहो यार। मैं समझ सकता हूँ, मैं भी मतलब मैंने गाँव से प्रिपरेशन किया है, तो मुझे भी कभी लगता था कि यार दिल्ली जाना चाहिए या नहीं, मैं नहीं गया तो भूल गलती तो नहीं कर दी ना, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड कीप प्रिपेयरिंग, यू विल मेक इट, 100% यू विल मेक इट। एक क्वेश्चन है कि आप गुजराती को ही आंसर नहीं दें। आई थिंक आई हैव एड्रेस्ड ऑल क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड आई होप कि ये कुछ आपको हेल्पफुल रहेगा। एंड मेरा यही मैसेज है एस्पायरेंट्स को, देखो यार मैं तो मतलब एक गांव से प्रिपेयर करके गुजराती मीडियम में लिख के अगर मेरा हो सकता है तो यार आप कर सकते हो। एंड आप आराम से प्रिपेयर करें, अपने पे फोकस करें, एंड या यू जस्ट फोकस ऑन सिलेबस, PYQ कंटिन्यूस। आप अपना प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम द फोन, प्लीज़, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, पर्टिकुलरली यूथ जो आप अपनी कॉलेज में हो ना, प्लीज़ फ़ोन से दूर रहे जितना हो सके। जस्ट फोकस ऑन दैट एस्पेक्ट एंड ओके। चलो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि आप सबका एग्ज़ाम क्लियर हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप अच्छे से प्रिपेयर करते रहे। हैव फेथ इन योर सेल्फ, स्टडी हार्ड, you will make it for sure.